हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा हम पॉलीसेक्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यही पॉलीसेक्राइड्स जो कि मोस्ट कॉमनली कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो जो कार्बोहाइड्रेट टर्म है बेटा वो एक फ्रेंच टर्म से आई है जिसमें हाइड्रेट डी कार्बन का मतलब होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब इट इज़ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसे कि CxH2O तो इसमें कार्बन के हाइड्रेट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोफिशिएंट है, और वाई भी एक कोफिशिएंट है जिसकी एक वैल्यू होगी। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट को जिसको जानते हो C6H12O6 विच इज़ शुगर, आप उसमें चेक करो कि ये वाला फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C6H2O3, तो चेक करो यही आ जाएगा आपके पास, सॉरी H2O6, तो आप चेक करो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसमें C H और O प्रेजेंट होगा और H और O 2:1 की रेशो में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, H और O जो है वो 2:1 की रेशो में मिल रहे हैं। चेक करो H12 तो O6, तो 2:1 की रेशो है, जैसे कि पानी में मिलती है आपको, इसलिए तो इनको बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। उसके बाद केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। इसका मतलब जब आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है विच इज CHO, या तो उसमें क्या हो सकता है कीटोन ग्रुप हो सकता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी और इधर भी, बीच में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं इसको। तो या तो ये कीटोन होंगे या फिर क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे, और इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी मल्टीपल OH ग्रुप लगे हो सकते हैं, मल्टीपल OH ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। अगर शुगर्स की बात करें बेटा तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बोला जाता है, और ये वाटर सॉल्यूबल होती हैं और स्वीट इन टेस्ट होती हैं, इसलिए इनको शुगर बोलते हैं। तो जितनी भी आप शुगर्स जानते हो तो शुगर का मतलब है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। बाकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछी जा सकती हैं वो याद रखना है आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है तो कौन से फ्रैक्शन में मिलेगा, ये मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। पॉइंट टू बी नोटेड, मैक्रो मॉलिक्यूल है तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है और इनसॉल्युबल पूल क्या होता है। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, मोनोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड भी एक पॉलीमर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आपके एक पॉलीमर हैं बेटा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीमर। पॉलीमर किस चीज़ के पॉलीमर हैं, दीज आर द पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर्स, सिंपल शुगर्स। और सिंपल शुगर्स को मोनोसेक्राइड बोला जाता है, अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली इनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है पॉलीसेक्राइड्स की, तो पॉलीसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तब जाके जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आता है उसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड ब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर चेन हो, इनमें लीनियर भी होती है और ब्रांचिंग भी होती है। तो ये पूरा पॉलीसेक्राइड हो गया, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अभी और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जिन छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के बना है उनको बोला जाएगा मोनोसेक्राइड। ठीक है, उसके बाद बेटा एनसीईआरटी में एक और स्टेटमेंट दी है कि दे रिजेंबल थ्रेड्स, जैसे कि कॉटन। बेटा कॉटन वगैरह जो हो गया उसके अंदर सेल्यूलोज के थ्रेड्स प्रेजेंट है, तो वो जो थ्रेड्स है वो किस चीज़ को मिला के बने हैं, मोनोसेक्राइड की यूनिट्स को मिला के बने। तो कॉटन के थ्रेड जैसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है ऐसा कुछ पूछ ले, कॉटन में कौन सा बायोमोलिक्यूल है ऐसा कुछ पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड यूनिट्स, शुगर की यूनिट्स के बेसिस पे कि कितनी है, कैसी है, सेम टाइप की शुगर्स प्रेजेंट है कि डिफरेंट टाइप की, इस बेसिस पे। सबसे पहले नंबर ऑफ शुगर्स के बेसिस पे किया जाता है। अगर सिंपलेस्ट शुगर है, मतलब इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो। अगर तोड़ा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा फिर। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरेगा, और एट द एंड बेसिकली आपको उसको किसी दूसरे उसमें ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट शुगर बोले तो जिसको फर्दर तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑलिगोसेक्राइड, मतलब
कुछ सिंपल शुगर्स आकर आपस में चिपक गई, जैसे कि दो शुगर सिंपल आपस में आके चिपक गई, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में आके चिपक गए, तो ये डाइसेक्राइड हो गया, जो ऑलिगोसेक्राइड है। ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड में वो सारे ही शुगर्स आ जाएंगी, वो सारे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जिनमें 2 से लेकर 10 तक, दोबारा सुनना, 2 से लेकर 10 तक क्या है, सिंपल शुगर्स आके मिल रही हैं, उनको बोला जाएगा ऑलिगोसेक्राइड। एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। ट्राई बोले तो 3 शुगर्स आपस में आके मिलेंगी, डाई बोले तो 2, हमको डाई ही पढ़ना है मेजरली। एंड व्हाट इज पॉलीसेक्राइड, अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि बहुत सारी सिंपल शुगर्स मिलकर, ठीक है, चेन्स बना रही हैं, ब्रांचिंग बना रही हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ आपके सामने, दिस इज नथिंग बट पॉलीसेक्राइड। क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को हम, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड की जो सिंपल यूनिट होगी वो मोनोसेक्राइड है। बेसिकली 2 मोनोसेक्राइड मिले तो डाइसेक्राइड, जो ओलिगोसेक्राइड का पार्ट हो गया, और मल्टीपल मिले तो पॉलीसेक्राइड। डेफिनेशन देखो, सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद ब्रेक ना किया जा सके उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या हो गया, दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में आके चिपकती हैं तब जाके बनती है ओलिगोसेक्राइड। उसके बाद पॉलीसेक्राइड, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट टेस्ट स्वीट। ये स्वीट टेस्ट नहीं करते हैं, जब आप पॉलीसेक्राइड खाओगे तो तुरंत ये अच्छा टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब मीठा नहीं लगेगा। जैसे कि छोटी क्लास का क्वेश्चन होता है कि ब्रेड को थोड़ी देर चबाने के बाद वो मीठी लगती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सलाइवा उसके अंदर के स्टार्च को तोड़ चुका होता है, तो उससे सिंपल शुगर्स निकलती हैं जो स्वीट होती हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइड स्वीट नहीं होती हैं खाने में, सिंपल शुगर स्वीट होती हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड को तोड़ेंगे तो सिंपल शुगर मिलेगी, इसलिए तोड़ने के बाद तो इनका टेस्ट स्वीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल्स में आपको 2 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए जो जो बोलूँगा सिर्फ वही याद रखना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में स्पेशली। ठीक है, ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एनसीईआरटी में नहीं होंगी, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि आपकी बायोलॉजी के अंदर आप डील नहीं करते हो आइसोमेरिज्म से। जब हम ग्लूकोज पढ़ेंगे तो ग्लूकोज की फॉर्म्स है बेटा, ठीक है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, ये सब आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ लोगे तो वहाँ पर अपने आप सीखोगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर ये सारी फॉर्म्स आप ग्लूकोज की सीखोगे। ठीक है, तो ग्लूकोज की फॉर्म्स वहीं के लिए छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो जो आपका नहीं आता है, जो बच्चे मेरे को जानते हैं वो ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि एकदम टू द पॉइंट और आपके लिए जो कंटेंट प्रिपेयर किया मैंने फिल्टर करके, वो ही आपके काम आएगा सीधा, बस ये पढ़ के जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो जरा मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करें तो दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। तो मोनोसेक्राइड को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप में से जिसने भी डीएनए वाली क्लास ली है, उन्होंने एक शुगर पढ़ी थी पेंटोस, वहाँ मैंने पढ़ाया था कि 5 कार्बन की शुगर को पेंटोस बोला जाता है। सिमिलरली 3 कार्बन की शुगर को ट्रायोस बोलेंगे, 4 कार्बन की टेट्रोस, 5 कार्बन की पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि शुगर के कार्बन नंबर कितने हैं मोनोसेक्राइड के, उस बेसिस पे शुगर के टाइप्स हो सकते हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन की है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की है। ठीक है, और गैलेक्टोज भी 6 कार्बन की है, मैनोज भी 6 कार्बन की है, और इन सब का स्ट्रक्चर भी, फॉर्मूला भी क्या है, C6H12O6। तो एक दूसरे के आइसोमर हो गए ना, मतलब फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो हेक्सोस बोलेंगे शुगर को। आपने डीएनए में शुगर पढ़ी थी, दैट इज पेंटोस, 5 कार्बन की शुगर। देखो राइबुलोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये आपने शुगर पढ़ी है। ठीक है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस तो मैंने खुद पढ़ाई है आपको, तो वो भी शुगर्स हैं, तो वो 5 कार्बन की शुगर हो गई। ऐसे ही ट्रायोस, इसमें से कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं तो ये याद कर लो। कौन कौन से मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 मोनोसेक्राइड शुगर नहीं भूलनी है आपको। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड होती हैं। एमसीक्यू में एग्जाम्पल दे के पूछता है कि बताओ कौन कौन से टाइप के शुगर है। ठीक है, बाकी ट्रायोस क्या होता है, टेट्रोस क्या होता है, पेंटोस क्या होता है, हेक्सोस, हेप्टोस, वो कार्बन के नंबर के बेसिस पे है। ठीक है, क्या किसी एक शुगर को हेक्सोस बोलते हैं, या हेक्सोस बहुत बड़ी कैटेगरी है? तो हेक्सोस बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें 6 कार्बन की शुगर्स आती हैं। हेक्सोस कैन बी ग्लूकोज क्योंकि वो भी 6 कार्बन की है, हेक्सोस कैन बी फ्रक्टोस क्योंकि वो भी 6 कार्बन की है। ठीक है, हेक्सोस कैन बी गैलेक्टोस, 6 कार्बन की है। ठीक है, उसके बाद बेटा
आपका बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अरे शुगर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड पे, या तो कीटोन हो सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। तो दो टाइप की हो सकती है, एल्डोज या फिर कीटोस। एल्डोज मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज, और अगर कीटोन है तो कीटोस। इसमें एक बात याद रख लो बस आप, कि जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज, ये एल्डोज है, इसलिए ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोस भी बोला जाता है। एल्डो हेक्सोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्डोस भी है और हेक्सोस भी है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन की है, इसलिए इसको बोला जाएगा एल्डो हेक्सोस। इसके अलावा फ्रक्टोस, फ्रक्टोस को बोला जाता है कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस क्यों बोलते होंगे, समझ गए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन की है और कीटोन शुगर प्रेजेंट है, इसलिए कीटो हेक्सोस। ठीक है, बस थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी तरफ मैंने फेंकी थोड़ी सी। बाकी अगर आपको ये याद हो गया कि मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं, इतना भी पता चल गया तो बढ़िया बात है। अब देखो ऑलिगोसेक्राइड की अगर हम बात करें तो ऑलिगोसेक्राइड में हमको जो डिटेल में पढ़ने हैं वो है डाइसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, एज द नेम सजेस्ट, डाई मतलब दो, तो 2 मोनोसेक्राइड्स मिलके एक डाइसेक्राइड बनाएगी। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसका, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज हो गया जो स्टार्च को ब्रेक करने पे मिलती है, लैक्टोज हो गया मिल्क शुगर, सुक्रोज बेटा हमारे घर की शुगर हो गई। ठीक है, जो आपके कहाँ मिलेगी, फ्रूट्स वगैरह में, गन्ने से जो शुगर मिलती है, गन्ने के अंदर जो स्टोर होती है, दैट इज सुक्रोज। माल्टोज को तोड़ेंगे तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसका मतलब माल्टोज एक डाइसेक्राइड हो गई जिसमें दोनों यूनिट्स ग्लूकोज की हैं। लैक्टोज देखो, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनते हैं, देखो गैलेक्टोज में लैक्टोज तो आ रहा है तो गैलेक्टोज तो बना ही होगा, साथ में ग्लूकोज। सुक्रोज देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनाती हैं, सुक्रोज। ठीक है, मतलब घर वाली चीनी को तोड़ा जाएगा, सुक्रोज को जब तोड़ा जाएगा तो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आगे 12th में भी काम आएंगे आपके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट। उसके बाद पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं बेटा, तो पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड को समझने के लिए आप एक बात समझो कि पॉलीसेक्राइड को अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक तो होमोपॉलीसेक्राइड और एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर बताया हुआ है, नहीं याद आ रहा है तो ध्यान से सुन लो। अगर आपकी कार्ब पॉलीसेक्राइड छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के बनी है, लेकिन ये सारी यूनिट सेम है, मतलब ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, तो जब इसको तोड़ा जाएगा तो एक ही मोनोसेक्राइड मिलेंगे, मल्टीपल नहीं मिलेंगे, तो इसको बोला जाएगा होमोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब सेम, तो सेम टाइप की शुगर, तो मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, इसलिए इसको बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। व्हाट इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इसको बोलेंगे हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो आप समझ गए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन्यूलिन, ये सब एग्जांपल होमोपॉलीसेक्राइड के हैं, जिसपे काइटिन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड है। दूसरा हेट्रोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल क्या हो गए, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, हेपारिन हो गया, कॉन्ड्रोटिन हो गया, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, और साथ में आपके पेप्टिडोग्लाइकेन आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, नहीं सुना तो सेल में पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बैक्टीरिया पूरा का पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन एक टाइप का हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। बाकी एग्जांपल्स अगर किसी के याद रखने हैं तो होमोपॉलीसेक्राइड के कर जाओ। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में दिया भी है। चलो अब हमको बेटा बॉन्डिंग वगैरह के बारे में सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी रहेगी कि मोनोसेक्राइड को समझो, फिर 2 मोनोसेक्राइड को चिपका के डाइसेक्राइड की बॉन्डिंग समझो कैसी होती है, फिर डाइसेक्राइड्स को आपस में चिपका के पॉलीसेक्राइड्स को समझो कि बॉन्डिंग कैसी होती है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड मतलब क्या, मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया, मोनो मतलब एक, सेक्राइड मतलब शुगर, मतलब सिंपलेस्ट शुगर होगी, एक ही यूनिट होगी सिर्फ। दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, फिर से लिखी गई स्टेटमेंट। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेम, कार्बन और ऑक्सीजन सेम होते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, तो C6H12O6, तो चेक करो कार्बन और ऑक्सीजन पे 6 आ रहा है तो सेम है नंबर। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज इंपॉर्टेंट। जितनी भी मोनोसेक्राइड होती हैं, क्योंकि वो सिंगल है, उन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो उनके पास क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होता है। और ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है ये ताकत रखता है, इट इज केपेबल टू रिड्यूस Cu++ इंटू Cu+, मतलब ये कॉपर को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, इसलिए इन शुगर्स को रिड्यूसिंग बोलते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं पढ़ा है तो आप समझोगे
कि रिड्यूसिंग शुगर्स का एक टेस्ट होता है बेटा, फेलिंग्स हो गया, टॉलेंस हो गया, ये टेस्ट आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में। तो ये टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव देते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन कर सकते हैं इसीलिए। तो ये आपको याद रखना है कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, सारी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होती है, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सब रिड्यूसिंग है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है ये वाला, ये कैसे बना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो एक 6 कार्बन की आपको रिंग बनानी है, ठीक है, 6 कार्बन की आपको रिंग बनानी है। ये आपने बना दी 6 कार्बन की रिंग, उसमें एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा दो, हेट्रोसाइक्लिक। आपको बिल्कुल राइबोज वाली फील आएगी बेटा, आप में जिसने डीएनए वाली वीडियो देखी है वो बिल्कुल फील करेगा, और उसको तो ऐसा लगेगा टॉपिक ही सर इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो मैंने सबसे पहले कराया। अगर मैं आपको अरेंज करके कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत स्मार्टली अरेंजमेंट है बेटा उस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है और आपको क्या चीज़ किस तरीके से आसान करके देनी है, वरना एनसीईआरटी तो आगे पीछे करके आपको पागल कर देगी। तो एक तरीका है पढ़ने का। तो जिसने भी आप डीएनए देखा है, डीएनए पढ़ ली, मेरी वीडियो जाकर देख लिया, नोट्स बनाए हैं, उसको मेरी बात अभी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। अब देखो जरा, ऑक्सीजन लगा दिया। अब आपने बोला था कि सर ये 6 कार्बन की शुगर होती है ग्लूकोज, आपको पता भी है ऑलरेडी। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, जो कोने होते हैं वो कार्बन है। तो सर छठा कार्बन कहाँ है? छठा कार्बन बेटा ऊपर है ब्रांचिंग में, CH2OH की फॉर्म में। दिस इज कार्बन नंबर 6। इसका मतलब ग्लूकोज एक 6 कार्बन की शुगर है, जिसमें से 5 कार्बन तो रिंग में होते हैं, क्योंकि जो छठा मेंबर है वो ऑक्सीजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रो रिंग का मतलब हो गया अगर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ऐसा कोई मेंबर आ रहा है तो उसको हेट्रो रिंग बोलते हैं। और आपके 5वें कार्बन के ऊपर छठा कार्बन ब्रांचिंग में आ गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? ये इसको बोलेंगे हेट्रो रिंग, और ये पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार हो गया जो ग्लूकोज बना सकता है। अब देखो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हर एक कार्बन के ऊपर एक OH और एक H लगा दो, एक OH और एक H, एक OH एक H, ठीक है, एक OH एक H, और इस पे CH2H ऑलरेडी लगा हुआ है तो इस पे सिर्फ H, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर सबके OH आपने नीचे लगाए हैं, थर्ड नंबर का OH ऊपर क्यों कर दिया? तो यही आप आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे कि कैसे OH की पोजीशन ऊपर नीचे कर देने से ग्लूकोज के अलग अलग टाइप बन जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप बनेंगे, वो वहाँ पढ़ोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि एनसीईआरटी के डायग्राम में ग्लूकोज कैसे मेंशन है। देखो जरा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, 6 कार्बन है बेटा, ठीक है। छठा कार्बन जो है ब्रांचिंग में 5th कार्बन के ऊपर, फर्स्ट के पास OH और H, जहाँ पे नहीं शो किया वहाँ H है, सेकंड के पास OH और H, थर्ड के पास OH H, फोर्थ के पास OH H, फिफ्थ के पास CH2OH है, तो सिर्फ H और CH2H ऊपर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, याद रखना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं बेटा जो कि याद रख लो आप, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे एमसीक्यूज को तो ये फैक्ट आ सकते हैं, बट बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज जो हो गया बेटा, इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ग्रेप जूस में मिलती है। दूसरा, इसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है, यही नापी जाती है जब किसी का शुगर टेस्ट किया जाता है, तो ब्लड में जो शुगर नापी जाती है दैट इज ग्लूकोज। मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब आप जिससे एटीपी बनाते हो, जिसको यूज करती है आपकी बॉडी एटीपी सिंथेसिस के लिए, दैट शुगर इज ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट शुगर। इन सब में से सबसे मीठी जो शुगर होती है दैट इज फ्रक्टोज, एंड ये अबेंडेंटली प्रेजेंट है बेटा किसमें? शहद में, ठीक है। और स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। तो मेजरली जो फ्रूट्स के अंदर शुगर मिलती है दैट इज योर व्हाट? फ्रक्टोज। लेकिन ग्रेप शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज, याद रखना है। उसके बाद गैलेक्टोज, दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट इन ब्रेन। तो हमारी ब्रेन शुगर किसको बोला जाता है अगर ये पूछे तो मोस्ट अबेंडेंट इन ब्रेन गैलेक्टोज। और जो गैलेक्टोज है वो फ्री कभी नहीं मिलती है, गैलेक्टोज आपको मिलेगी लैक्टोज की फॉर्म में, कि वो लैक्टोज तोड़ोगे तो गैलेक्टोज मिलेगी, ठीक है, कहने का मतलब ये। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अपने नोट्स में एज इट इज याद कर लो या ऐड कर लो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? मोनोसेक्राइड। अच्छा, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, तो 180, 180 होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट किसका? ग्लूकोज का, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमने मोनोसेक्राइड पढ़ लिया जिसमें से मेजरली ग्लूकोज। अब ये पढ़ना है सर कि दो मोनोसेक्राइड को मिलकर डाइसेक्राइड कैसे बने, तो इसी में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग कैसे होती है। और बॉन्डिंग में कोई नया साइंस नहीं है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं बेटा
वही पढ़ेंगे बॉन्डिंग में जो अभी तक पढ़ते आए हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक ग्लूकोज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, एक ग्लूकोज बनाने जा रहा हूँ और एक और ग्लूकोज बनाने जा रहा हूँ। ये दो ग्लूकोज को मैं साथ में रखने जा रहा हूँ ताकि आपके सामने बॉन्डिंग दिखा सकूँ। तो देखो यहाँ पे एक ओ एच, अब मैं सिर्फ ओ एच दिखाऊंगा, राइट, मेरे को एच दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ एच, ओ एच, ओ एच, ठीक है, और ऊपर लगा है सी एच टू ओ एच, राइट। सिमिलरली ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच और सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ कार्बन को, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 3, ठीक है। यहाँ पे भी कर रहा हूँ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक ग्लूकोज का, ये वाली मोनोसेक्राइड का पहला कार्बन साथ वाले के फोर्थ कार्बन को एक ऑफर दे सकता है? सोचो, बिल्कुल दे सकता है कि भाई मेरे पास भी ओ एच है, तेरे पास भी ओ एच है, क्यों ना हम यहाँ से वाटर को रिमूव कर दें। और वाटर रिमूव होते ही, यहाँ से जैसे ही वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होते ही हम क्या करें, हम आपस में चिपक जाएं। किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। और ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ, ठीक है, इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता है इस बॉन्ड का? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब वो बच्चे जिन्होंने बेटा डीएनए ढंग से पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे भी पढ़ाया था मैंने आपको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजन के थ्रू बनने वाला, जिसमें आपके पास क्या था, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता था उसको बोलते थे हम क्या, एन ग्लाइकोसिडिक। बट याद रखना है कि सिंपल शुगर्स के बीच में कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड बनता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक। और ये कौन से दो कार्बन को चिपका रहा है? फर्स्ट एंड फोर्थ, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज 1,4। और ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बन के तैयार हुआ, दिस इज नथिंग बट माल्टोस। क्या बोला जाता है इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को? माल्टोस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना है बेटा, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस ने मिलकर माल्टोस बनाया, क्या डायरेक्टली मिल के माल्टोस बना दिया या एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी हुआ? इनको एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी हुआ, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं वो कि लेट से ग्लूकोज का एटॉमिक मास है 128, मॉलिक्यूलर मास 180 एंड 180 यूनिट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप बताओ माल्टोस का क्या होता है? तो बच्चों को ये बात पता होती है कि सर माल्टोस को जब तोड़ते हैं तो हमको ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है, या फिर ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिला के माल्टोस बनता है। तो बच्चे सीधा सीधा 180 प्लस 180 करके लिख देते हैं कि 360 होगा सर, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा? 360। लेकिन क्या एक्चुअल में ये 360 होने वाला है? आंसर इज नो, इट इज नॉट 360। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी तो लॉस हो गया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18U, तो करेक्ट आंसर विल बी 360 माइनस 18U, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इट विल बी 342। माल्टोस का जो हो गया बेटा दैट इज 342। सिमिलरली आप बाकियों का भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप ऐसे ही लैक्टोज का भी निकाल सकते हो, आप ऐसे ही किसका निकाल सकते हो, सुक्रोज का भी निकाल सकते हो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्योंकि कभी भी मोनोसेक्राइड चिपकेगी तो उसमें से वाटर का लॉस तो होगा ना, और ये जो वाटर का लॉस हुआ बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो माइनस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसके गलत करने की टेंडेंसीज हमारी ज़्यादा हो जाती है कि दो मोनोसेक्राइड चिपक के बनाती हैं डाइसेक्राइड माना, लेकिन वाटर के लॉस के बाद बनाती हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट सीधा प्लस मत कर देना, ठीक है। ऐसे ही कोई नया सवाल बना दे ट्राइसेक्राइड का, तो उसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल माइनस करोगे? ट्राइसेक्राइड मतलब 3 यूनिट्स, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ बॉन्ड बनाने में और एक यहाँ, तो वहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल आप उसका वेट माइनस करोगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा तो आप ये वाले क्वेश्चन अब संभाल लोगे, इतना मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। इतने समझदार आप लोग हो। तो डाइसेक्राइड समझ में आया? डाइसेक्राइड के 3 एग्जाम्पल आपने ऊपर ही लिख लिए हैं, तो यहाँ पे दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बॉन्डिंग में था कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है दैट इज व्हाट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सो इन अ पॉलीसेक्राइड
मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक। अब मैंने क्या शो किया है, मैंने यहाँ पे डाइसेक्राइड्स ले लिए बहुत सारे, ये एक डाइसेक्राइड, ये एक डाइसेक्राइड, ये एक डाइसेक्राइड, ये एक डाइसेक्राइड, ब्रांचिंग शो करने के लिए कि ब्रांच कैसे बनेगी और लीनियर चेन कैसे बनेगी। अब देखो भाई, मोनोसेक्राइड्स को सीधी चेन में जोड़ोगे और ब्रांचिंग में जोड़ोगे तभी तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो आपके सामने अभी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये बॉन्ड कैसे बना, यू ऑलरेडी नो, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही बेटा और मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स आपस में पास में आएंगे और इसका OH इसको, मतलब कौन सा कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसको फिफ्थ कर दिए गलती से, फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग भी कर दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका फर्स्ट कार्बन का OH इसके फोर्थ कार्बन के OH को ऑफर देगा कि आओ भाई बॉन्ड बना ले, और इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गई। सिमिलरली ये भी क्या है, 1,4। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बेटा, 1,4। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी आगे क्या बना लेगा, 1,4, और ये स्ट्रेट चेन चलती रहेगी। कहने का मतलब है अगर आपको एक फाइबर जैसा पॉलीसेकेराइड दिख रहा है तो इसमें जो भी छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी शुगर की, उनके बीच में जितनी भी बॉन्डिंग होगी स्ट्रेट चेन चलते हुए, दैट विल बी, ग्लाइकोजन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, दैट विल बी 1,14। 1,4 बोले तो क्या, 1,4 मतलब एक और फोर्थ कार्बन के बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे ब्रांचिंग आई, देखो ब्रांचिंग आने के बाद भी स्ट्रेट चल रहा है तो इसमें भी 1,4 होगा क्योंकि है तो स्ट्रेट। लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रांचिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, एट द टाइम ऑफ ब्रांचिंग यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो देखो जरा। ब्रांचिंग के लिए मैं जो ये ब्रांच बनाई है अभी आपके सामने, ये तो स्ट्रेट ही चलेगी। इसके बाद इस पे भी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एट द टाइम ऑफ ब्रांचिंग ये फर्स्ट कार्बन का OH 6 कार्बन के OH को क्या करेगा, ऑफर देगा कि आओ भाई आपस में क्या करें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक, लेकिन इज इट 1,4 और 1,6, इट इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो 1,6 हो गया। और फिर आगे कौन सा चलेगा बताओ, चेक करो, 1,4। यहां पे एक और अटैक कर दिया तो 1,4 1,4 1,4, फिर से 1,4। मतलब सिर्फ जब ब्रांच बननी होगी सिर्फ उसी पॉइंट पे क्या बनेगा आपका, 1,6, अदरवाइज 1,4 चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ग्लाइकोजन ऐसा दिखता है, ठीक है, थ्रेड जैसा, और ब्रांच थ्रेड है, तो चेक करो इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी। तो यहां के रीजन को जूम करूंगा तो मुझे सिर्फ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 दिखेगी। अगर 1,6 देखनी है तो सिर्फ ब्रांचिंग के पॉइंट पे जाके देखनी पड़ेगी, 1,6 1,6 1,6, अदरवाइज जो बॉन्डिंग चलेगी पूरी वो 1,4 चलेगी, 1,4 1,4 1,4 1,4, पूरी 1,4 चलेगी। ठीक है, सिर्फ ब्रांचिंग पे क्या आएगी, 1,6। ठीक है, समझ में आ गई। और बॉन्डिंग तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है। तो मैंने ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया आपको पता भी नहीं चला, ड्रॉ करने को नहीं आएगा, चिंता की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एकदम डिटेल में जाके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब देखो जरा, ये आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है जो समझ ही नहीं आता है कि दिया क्या है, लेकिन आप ऑलरेडी समझ गए क्योंकि मैंने ऐसे ही समझाया आपको। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस रीजन पे कौन सी बॉन्डिंग दिखेगी, सिर्फ आप कहोगे सर 1,4। चेक करो कौन सी बॉन्डिंग दिखा रखी है जूम करके एनसीईआरटी ने, 1,4 1,4। ठीक है, दिस इज 1,4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन पॉइंट्स पे कौन सी होगी, तो देखो ये पॉइंट भी जूम करके दिखाया कि 1,4 चल रही थी, लेकिन ब्रांचिंग के पॉइंट पे कौन सी बन गई, ब्रांचिंग के पॉइंट पे ये 6 कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन है, तो 1,6। ठीक है, तो आपको ये एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आना चाहिए क्योंकि इसको एग्जामिनर किस वे में घुमा के कैसे पूछ ले हमको नहीं पता है, इसलिए हमने एकदम डिटेल में जो जो चीज़ें थी वो सारी समझ ली यहाँ पे इससे रिलेटेड। ठीक है, और ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है वो मत भूल जाना भाई साहब, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। तो पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेजरली पूछेगा पॉलीसेकेराइड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो ग्लाइकोसिडिक। और 1,4 कहाँ होती है, 1,6 कहाँ होती है, उस चीज़ का आंसर अब आप कर लोगे।
ठीक है। अब हम पॉलीसेक्राइड के बारे में एनसीईआरटी कुछ ज्ञान देती है, वो सारे ज्ञान को मैंने एक जगह कंपाइल करके आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है वैसे तो, ऊपर हम जब हमने डिवीजन करा है, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि सेलुलोज एक टाइप का होमोपॉलीसेक्राइड है, मतलब एक ही टाइप की यूनिट्स को मिला के बना होगा। तो सेलुलोज मिला है किसको मिला के, ग्लूकोज, मतलब सेलुलोज तोड़ोगे तो सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरी शुगर नहीं, अगर पूरा तोड़ोगे तो। उसके बाद फंक्शन क्या है सेलुलोज का, इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ये हम जानते हैं बेटा, पिछले चैप्टर से भी जानते हैं, छोटी क्लास से भी जानते हैं कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। एग्जाम्पल प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होगा, और ऐसे पेपर्स में सेलुलोज होता है बेटा जो प्लांट के पल्प और कॉटन फाइबर से बनते हैं। तो पेपर्स में जनरली आपको सेलुलोज मिल जाएगा, कॉटन के फाइबर्स में मिल जाएगा। ठीक है, सेलुलोज ये भी मैंने ऊपर बता दिया। हेलिसिस, सेलुलोज लैक कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड कैन नॉट होल्ड आयोडीन। कहने का मतलब ये है कि सेलुलोज के स्ट्रक्चर में हेलिसिस मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, हेलिसिस मतलब हो गया स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है सेलुलोज का, इसलिए ये आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। आयोडीन टेस्ट याद करो छोटी क्लासेस बेटा, जब भी मेरे को स्टार्च का टेस्ट करना होता है तो मैं आयोडीन डालता हूँ उसके ऊपर और ब्लू ब्लैक कलर दिखता है। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो याद कर लो कि स्टार्च को कैसे टेस्ट किया जाता है, आयोडीन डालने से। ठीक है, और अगर मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर अभी आपके सामने पढ़ूंगा तो स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसा स्प्रिंग जैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर। तो आयोडीन मॉलिक्यूल फिट हो जाता है जाके इन हेलिसिस के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स, वो किस कलर का होता है, ब्लू ब्लैक कलर का। लेकिन ये हेलिसिस आपके एब्सेंट होते हैं सेलुलोज में, तो सेलुलोज को आयोडीन से आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर आपसे टीचर पूछ ले क्या सेलुलोज को आयोडीन से टेस्ट किया जा सकता है, बोलोगे नहीं। स्टार्च को किया जा सकता है, बोलोगे हाँ। टीचर पूछेगा क्यों, तो आप बता देना कि सेलुलोज के पास वो हेलिकल स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आयोडीन मॉलिक्यूल जाके कॉम्प्लेक्स बना पाए, बॉन्डिंग कर पाए, जिसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर दिखता है। ठीक है, तो आयोडीन डालने पर सेलुलोज कोई भी कलर नहीं शो करेगा, जबकि स्टार्च के पास ये होता है। तो स्टार्च में भी पढ़ लेंगे, तो होपफुली आपको समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद बेटा स्टार्च की बात करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड प्लांट में जो होती है, तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट स्टार्च। मोनोसेक्राइड जो होती है स्टार्च की वो ग्लूकोज होती है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिला के स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है। फंक्शन की बात करें तो स्टोर एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करता है प्लांट टिश्यू के अंदर। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके पास, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर है इसलिए आयोडीन को होल्ड करता है, और जो ब्लू ब्लैक कलर का आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है वो इसी का बनता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, मतलब स्टार्च के पास एक एंड रिड्यूसिंग होता है और एक एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। मतलब एक एंड के पास तो इसके पास कीटोन और एल्डिहाइड होगा फ्री, दूसरे एंड के पास कीटोन और एल्डिहाइड नहीं होता है, जिसमें से रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे जो राइट एंड है वो हम रिड्यूसिंग रखते हैं, और जो लेफ्ट एंड है वो हम नॉन रिड्यूसिंग रखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और लेफ्ट एंड क्या होता है, नॉट नॉन रिड्यूसिंग, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए याद कर लो कि स्टार्च का एक एंड जो हो गया वो रिड्यूसिंग है, मतलब वो रिडक्शन कर सकता है, और एक एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, मतलब रिडक्शन नहीं कर सकता है। तो एक एंड रिड्यूसिंग कौन से वाला रिड्यूसिंग है, राइट। एक नॉन रिड्यूसिंग कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, लेफ्ट। ठीक है, ब्रांचेस होती हैं बेटा, तो स्टार्च का भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन हम पूरा स्ट्रक्चर ही पढ़ चुके हैं, जैसे प्लांट में स्टार्च स्टोर करता है एनर्जी को, एनिमल में कौन करता है, ग्लाइकोजन। मोनोसेक्राइड कौन है इसकी, ग्लूकोज। फंक्शन क्या है इसका, एनर्जी स्टोर करता है एनिमल के अंदर, सिंपल। सिमिलर टू स्टार्च बट मोर और हाईली ब्रांच्ड, स्टार्च की तरह बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिखेगा आपको देखने में, लेकिन ग्लाइकोजन ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बना सकता है, बहुत अच्छे से याद रखनी है ये बात कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ज़्यादा ब्रांच्ड है एज कंपेयर टू स्टार्च। ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और कंपैरिजन में भी आ सकता है। तो आपको अपने एग्जाम के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, और ये सारा ज्ञान एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा, इन्यूलिन। पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स नॉट इंसुलिन। इंसुलिन मैंने आपको प्रोटीन में पढ़ाया था, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज द टाइप ऑफ अ प्रोटीन। ये इन्यूलिन है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्यूलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, इसका मतलब इसकी एक यूनिट है, तो ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि फ्रक्टोज को मिला के बना है। पॉइंट टू बी नोटेड। और इसका काम क्या है, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का काम करता है कुछ प्लांट्स में, मतलब कुछ प्लांट्स में इन्यूलिन भी एज अ स्टोर हाउस, मतलब स्टोरेज ऑफ सेल मॉलिक्यूल, ठीक है, यूज होता है। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो स्टोरेज में यूज हो। नेक्स्ट इज काइटिन। काइटिन की बात करें बेटा तो काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड में प्रेजेंट होता है, और आपको याद रखना है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगस, सेल वॉल ऑफ किंगडम फंजाई। तो दो जगह पे आपको काइटिन दिखता है। काइटिन एक टाइप का होमोपॉलीमर है, पॉइंट टू बी नोटेड, काइटिन इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर।
पॉलीमर जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स को मिला के बना होता है। देखो, इट कंटेन्स केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स को मिला के बना है अमीनो शुगर मतलब अमीन ग्रुप एडेड है शुगर के ऊपर। अमीन ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, ठीक है। कौन कौन सी शुगर आ गई? ग्लूकोसामीन, या फिर उसको बोलते हैं हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन किस लिए आया बेटा? नाइट्रोजन के लिए। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर्स का बना होता है बेसिकली, ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है। फंक्शन क्या हो गया? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, इन सब में प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होगा, साथ में मैंने बताया कि ये फंगस की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा हम अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए आ जाते हैं किस टॉपिक के ऊपर? आपके आ जाते हैं हम एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगसेस, ज़्यादातर फंगस की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन। हमको ऑलरेडी पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट है। और सेलुलोज जो हो गया आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट। हेमीसेलुलोज भी प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट है। उसके बाद काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किन छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के काइटिन का एक्सोस्केलेटन बनता है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, बताया। ग्लूकोसामीन शुगर है और उसमें भी कौन सी वाली? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये काइटिन बनाती है, ऐसी शुगर जो मिलके काइटिन बनाएगी। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, या फिर आपका फॉस्फोरस कंटेनिंग, या सिंपल है? तो सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है एन एसिटाइल। देखो इसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करो, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ इन्यूलिन इज, अब अभी आप ये बताओगे इन्यूलिन की मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गई? फ्रक्टोज। काइटिन क्या है? एक टाइप का काइटिन इज अ होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। काइटिन इज अ होमोपॉलीसेक्राइड। इन ग्लाइकोजन व्हाट काइंड ऑफ लिंकेज इज फाउंड बिटवीन एडजेसेंट, साइड बाय साइड लगे हुए, किसके बीच में क्या है? एडजेसेंट 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो 1,4 1,6 या 1,2, क्या 1,2 तो हमने देखी नहीं, 1,4 और 1,6 ही देखी है, तो वही पढ़ेंगे 1,6 और 1,4 सॉरी एडजेसेंट। यही ब्रांचिंग में पूछ ले तो 1,6 कर देते, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। अब आपके लिए मैंने ये 3 सवाल रखे हैं। इन 3 सवाल में से बेटा पहले वाला सवाल तभी समझ में आएगा जब आपके पास अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है उसकी नॉलेज है, ठीक है। यहाँ से तो हैं ही क्वेश्चंस, लेकिन इसके 2 ऑप्शंस पिछले वाले टॉपिक में से भी हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन में से और डीएनए में से, तो वो भी चेक हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ लिया। दूसरा बेटा नीचे वाले जो 2 क्वेश्चन हैं वो यहीं से हैं, स्पेसिफिकली आज ही की क्लास में से। तो ये 3 आपका बेटा काम है, आप इनके आंसर्स फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे बता दो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दो बेटा, शेयर करते रहो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी ये सब, ठीक है। तो मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपके लिए काम करते रहना है, और आप वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मुझे देते रहो, ठीक है। जब तक ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुँचेगा तब तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डल पाएगा इस कंटेंट से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसको शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी अगली क्लास तक बेटा पढ़ते रहो। इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक बचा है हमारा एंजाइम, तो वो लास्ट क्लास होने वाली है एंजाइम्स की। बायोमॉलिक्यूल एक बहुत सॉलिड चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।